So, today's topic is concept of disease and causation of disease. The term disease literally means without ease. Different disease को define different way में किया गया है. It is distinction is also made between the word disease, illness एंड सिकनेसेस. एक जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों में तीनों में डिफरेंस है. डिजीज क्या है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, है ना. डिजीज हो गई. इलनेस ये सब्जेक्टिव स्टेट है कि बंदे को इंडिविजुअल को फील हो रहा है कि नहीं भाई कुछ ठीक नहीं है. सिकनेस इज अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन. दैट मीन्स कि इंडिविजुअल का जो रोल है वो प्ले नहीं कर पा रहा है उस डिजीज़ की वजह से. डिफरेंट डेफिनीशंस हैं. वेबस्टर क्या कहता है? अ कंडीशन इन विच body health is impaired या a departure from a state of health, an alteration of the human body interrupting the performance of vital function. Oxford Dictionary क्या कहती है? A condition of the body or some part of the organ of body in which its function are disrupted or deranged. Ecologically क्या है? It is a maladjustment of human organism to the environment. सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम बात करें तो क्या है? एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो वो क्या है? वो डिजीज है. दैट मीन्स कि अपोजिट टू द हेल्थ, दैट इज डिजीज. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन. टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे. ठीक है, जैसे कि सुपर नेचुरल थ्योरी. कोई दैवीय आपदा आ गई, कोई दैवीय प्रकोप है जिसकी वजह से बीमारी हो गई, तो उसके लिए वो क्या करते थे? जैसे पहले बलि दी जाती थी या प्रेयर्स करते थे, है ना. तो सुपर नेचुरल थ्योरी थी. थ्योरी ऑफ बैड एयर, कोई बुरी हवा लग गई है जिसकी वजह से बीमारी हो गई है ना. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो चूहे पैदा हो गए गंदी शर्ट्स में, है ना. तो इस तरह की कुछ थ्योरीज थी. आयुर्वेदा कहता है कि इट इज़ इम्बैलेंस ऑफ 3 दोषा. ठीक है, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ 3 दोषा, वात पित्त एंड कफ. तो उनका जब तक वो इक्विलिब्रियम में सब तक ठीक है, अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो डिजीज हो गई. इकोलॉजिकल थ्योरी, हिप्पोक्रेट जो था फर्स्ट एपिडेमोलॉजिस्ट था जिसने एडवाइस किया कि जो कॉजेशन है डिजीज का वो हम अपने एनवायरनमेंट में देखें. उसके बाद द डिस्कवरीज एट द टर्न ऑफ 18th सेंचुरी बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द एटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज. ठीक है, 18th सेंचुरी तक तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा वो सब कुछ था. 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? लुईस पास्चर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि भाई एयर में बैक्टीरिया है. ठीक है, उसने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया. रॉबर्ट कॉक ने क्या किया? उसने बताया कि भाई एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स एक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है. दीज डिस्कवरीज बाई पास्चर एंड कॉक कन्फर्म द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. इन्होंने क्या किया? एक थ्योरी दी कि जर्म से ही होती है डिजीज़, हवा में ऐसे नहीं हो जाती है. तो हिप्पोक्रेट loaded the gun of scientific thinking about disease causation while the Pasteur, Koch and Pettenkofer pulled the trigger कि भाई डिजीज हो कैसे रही है. Now comes to the germ theory of disease जो इन लोगों ने दी है. ठीक है, इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेटिव एजेंट एंड डिजीज. मतलब डिजीज एजेंट है, होस्ट में गया डिजीज एजेंट और उसने डिजीज कॉज कर दी, है ना. हेनले कॉक पॉस्टुलेट्स बेसिकली 4 थ्योरीज थी. ठीक है, उसने क्या क्या पॉस्टुलेट किया था? ईच डिजीज विल बी कॉज्ड बाय अ जर्म, विदाउट दैट जर्म द डिजीज विल नॉट बी कॉज्ड. मतलब कि एक जर्म से डिजीज होगी, अगर जर्म नहीं है, कोई एजेंट नहीं है कॉज करने के लिए, तो डिजीज भी नहीं होगी. बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट जर्म द डिजीज कैन बी कॉज्ड. या कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, हेल्दी एनिमल है, उसमें अगर हम वो जर्म डाल दें तो डिजीज हो जाएगी. या दैट जर्म कैन अगेन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सिक एनिमल एक्सपेरिमेंटल. या जिसको हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे हमने वापस उस जर्म को हम आइसोलेट कर सकते हैं. तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, जर्म से ही डिजीज़ होगी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है. दीज पॉस्टुलेट्स आर रिजिड एंड स्ट्रांगली कन्फर्म 1-to-1 थ्योरी. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफैक्टोरल कॉजेशन ऑफ डिजीज. मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जर्म है तो डिजीज़ होगी. ठीक है, दो दीज आर ट्रू टू सम एक्सटेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज. लेकिन जो मॉडर्न डिजीजेज हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, उसमें ये इसको प्रूव नहीं कर पाए. ठीक है, तो यही लिमिटेशन है जर्म थ्योरी की. जर्म थ्योरी क्या कहती है कि सिंगल कॉज है. ठीक है, बहुत अब लिमिटेशन क्या है? इट वॉज फाउंड दैट द सिंगल कॉज कैन कॉज सेवरल डिजीजेस. ठीक है, एक ही चीज़ से बहुत सारी डिजीज हो सकती है. जर्म कैन नॉट बी फाउंड इन सर्टेन डिजीजेज, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कोई जर्म नहीं मिलता, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है.
समटाइम्स डिजीज इज फाउंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ जर्म, जैसे स्पूटम नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होगी, क्लिनिकली डायग्नोस होगी, लेकिन हम माइकोबैक्टीरियम को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिमिटेशन है जर्म थ्योरी की। और ट्यूबरकुलर बैसिलाई से सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं, मोस्टली लोग इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में डिजीज़ हो पाती है, ठीक है। तो देयरफॉर द मॉडर्न मेडिसिन हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब जो ये लिमिटेशन है जर्म थ्योरी की, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या इकोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट नोन मॉडल फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज। दिस मॉडल कंप्राइजेज अ ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है, होस्ट पर्सन इंडिविजुअल जिसमें डिजीज होनी है, और डिजीज एजेंट जो प्रॉक्सिमेट कॉज है, एंड एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रक्ट फॉर इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट एंड होस्ट। तो अब ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को कैसे डिफाइन करेंगे? ये होस्ट है, ये एजेंट है, ये एनवायरनमेंट है, इनमें इंटरेक्शन हुई तो डिजीज हो गई, है ना। और भी इसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे एजेंट जो है वो एज ए सीड की तरह से है ना। होस्ट फैक्टर जिसमें डिजीज होनी है वो फर्टाइल सॉइल की तरह से, और एनवायरनमेंट शॉवर की तरह से। जैसे सीड को एक फर्टाइल सॉइल मिल जाए और उसको शॉवर मिल जाए, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन उसकी बढ़िया सी मिल जाए, तो डिजीज़ हो जाएगी, प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो डिजीज़ ऐसे हो जाती है। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्लासिफिकेशन है। एजेंट फैक्टर में बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और न्यूट्रिशनल, ठीक है। फिजिकल में जैसे हीट है, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, साउंड, इन सबसे भी डिजीज़ हो सकती है। केमिकल एजेंट में एंडोजिनस है जो इंडिविजुअल के अंदर ही हैं, या एक्सोजिनस है जो बाहर से इफेक्ट डाल रहे हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल एजेंट में फ्रिक्शन, क्रशिंग, स्प्रेन, ये एक्सीडेंट भी एक डिजीज़ के तौर पे देखते हैं अब इसको, ठीक है। न्यूट्रिशनल एजेंट तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज होती हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से। होस्ट फैक्टर ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, जैसे एज, सेक्स, एथनिसिटी, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी, इनकम, मैरिटल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो ये डिफरेंट एजेंट होस्ट फैक्टर्स हैं जिसमें हम डिजीज़ को डिफाइन करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल। फिजिकल में एयर की क्वालिटी क्या है, ठीक है, वाटर की क्वालिटी क्या है, सॉयल, हाउसिंग कंडीशन क्या है, ओवर क्राउडिंग है क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, जियोग्राफी किस पर्टिकुलर एरिया में है क्या, है ना। बायोलॉजिकल में रिजर्वायर्स, फैक्टर्स एंड कैरियर्स। रिजर्वायर जो डिजीज़ आबर करते हैं उनके अंदर साइन सिम्टम नहीं आते, ठीक है, या डिजीज़ उनके अंदर डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई करता है। वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे अभी हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, तो एजेंट सीधा सीधा होस्ट में नहीं जा पाता, उसको एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कैरियर्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होते, लेकिन वो डिजीज स्प्रेड करता है इंडिविजुअल। साइकोसोशल में कल्चरल वैल्यूज़, कस्टम, हैबिट्स, जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली साइकोसोशल उसमें हम कर सकते हैं, है ना। अब थ्योरी आती है मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन की, या वेब ऑफ कॉजेशन, ठीक है। इसमें पैटर्नकोफर ऑफ मनेज, ठीक है, वॉज एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज। दिस थ्योरी ऑल्सो डी एम्फेसाइज द ड्रम थ्योरी ऑफ डिजीज। उसकी जो लिमिटेशन थी उसको हमने कम्बेट करने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड लाए और मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज लेके आए। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं डिजीज सिंगल एक ऑर्गेनिज्म से ही नहीं होती, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज होने के लिए। दीज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में भी सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, जेनेटिक, साइकोसोशल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। Most of the factors are so much linked to the lifestyle and human behavior that they are considered as risk factors, ठीक है। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ एन एट्रीब्यूट विच हैज़ अ पोटेंशियल वैल्यू एज अ प्रिडिक्टर फॉर द अनफेवरेबल आउटकम इन एन इंडिविजुअल सच एज डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ। मतलब कोई फैक्टर है, हम कहेंगे कि ठीक है ये फैक्टर है, स्मोकिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं डिजीज़ होगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है डिजीज़ होने के, ठीक है। 100% श्योर नहीं है डिजीज़ होगी वो फैक्टर से, लेकिन एसोसिएशन है कि ये फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर अगर है तो डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल दो से क्लासीफाई करते हैं। मॉडिफाइबल जैसे लाइफ स्टाइल्स होता है, ठीक है, बहुत आप जंक फूड खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, है ना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। नॉन मॉडिफाइबल
जो एज से रिलेटेड है, सेक्स से रिलेटेड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो रिस्क फैक्टर्स है, कुछ बच्चों में ही डिजीज़ हैं, कुछ फीमेल्स में ही डिजीज़ हैं, है ना, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ ओल्ड एज की डिजीजेज हैं, तो इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब रिस्क फैक्टर, इसको फिर से एक तरह से समझते हैं। वेयर द डिजीज एजेंट इज नॉट फर्मली एस्टैब्लिश्ड, द एटियोलॉजी इज जनरली डिस्कस्ड इन द टर्म ऑफ रिस्क फैक्टर। जहाँ हमें नहीं पता डिजीज़ क्यों हो रही है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉमन मिलते हैं जिनमें डिजीज़ है, तो वो हम उसको रिस्क फैक्टर कहते हैं। द टर्म रिस्क फैक्टर इज यूजली डिफरेंट ऑथर विद एंड टू मीनिंग। इसके बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर दैट इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, मतलब एसोसिएशन है, पक्का नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है ना, ज़्यादा में मिलता है। अ डिटर्मिनेंट दैट कैन बी मॉडिफाई बाई इंटरवेंशन, देयर बाई रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी। जैसे हमने बोला मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, है ना, जिनको हम, स्मोकिंग है, स्मोकिंग हम ये अवेयरनेस करें, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको च्यूइंग नहीं करनी है, तो देखेंगे डिजीज़ प्रिवलेंस कम हो गई। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको मॉडिफाई करें तो डिजीज़ की प्रिवलेंस कम हो जाती है। ठीक है, वेब ऑफ कॉजेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफर्स मल्टीपल अप्रोच फॉर द प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। इसका पर्पज़ क्या है? जितने मल्टीपल फैक्टर्स हमें मिलते हैं, हम उसमें से कुछ एक फैक्टर्स को भी अगर कम कर दें तो डिजीज़ की प्रिवलेंस कम हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब हम शुरू करें, चेंज इन लाइफस्टाइल। चेंजेस इन लाइफस्टाइल क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है कोई, ठीक है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है उसकी, ठीक है, या स्मोकिंग कर रहा है। 3-4 फैक्टर्स हैं। या वो स्ट्रेस हो गया, उसको इमोशनल स्ट्रेस है, स्मोकिंग करे जा रहा है ना, तो प्लेंटी ऑफ फूड इनटेक से ओबेसिटी होगी, फिजिकल एक्सरसाइज कम हुई तो भी ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होगी तो हाइपरलिपिडेमिया होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। ठीक है, स्मोकिंग करा है, स्मोकिंग से भी कोरोनरी ऑक्लूजन हो सकता है। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस है तो उससे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, कुछ केमिकल हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, या एजिंग की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन हो जाएगा तो वॉल्स में, जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उसमें चेंजेस आ जाएंगे, कोरोनरी ऑक्लूजन हो जाएगा। जब कोरोनरी ऑक्लूजन हो जाएगा तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इनमें हम कहीं पर भी हम इसको प्रिवेंटिव मेथड की तरह से किसी भी रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एडवांस मॉडल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जो हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, वो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए था। ठीक है, अब नया मॉडल है। दिस न्यू मॉडल इंक्लूड ऑल फैक्टर्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज मॉडल एंड टू मेक इट मोर रिलेवेंट एंड यूजफुल विद रिगार्ड टू टूडेज डिजीज कंडीशन, डिसऑर्डर, डिफेक्ट, इंजरीज एंड डेथ्स। ठीक है, behavior, lifestyle factors, environmental factor causes ecological element, physical factor and chronic disease must also be taken into account. ये इसमें क्या करते हैं हम कि जो एजेंट फैक्टर था उसको रिप्लेस कर देता है कॉजेटिव फैक्टर्स। कॉजेटिव फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट और भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ना। ग्रुप, अब एजेंट होस्ट की जगह हमने ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ले लिया, या इंडिविजुअल्स की जगह हमने पॉपुलेशन ले लिया, ग्रुप्स ले लिया विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ हमने बिहेवियर, कल्चरल, साइकोसोशल फैक्टर्स ये सारे ले लिए, है ना। अब आते हैं हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इट मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ डिजीज प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम इट्स अर्ली स्टेज टू फाइनल स्टेज ऑफ रिकवरी और डेथ। ठीक है, डिजीज हुई, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकता है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटरवेंशन सच एज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। मतलब डिजीज हुई, हमने कुछ नहीं किया, वो अपने नेचुरल प्रोसेस में उसने अपना जो भी आउटकम है वो दिया, तो इसको बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज एसेंशियल बिकॉज नॉलेज ऑफ प्रिवेंशन कैन अप्लाई। डिफरेंट लेवल होते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में, वहाँ पे हम कहीं भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कर सकते हैं। अभी आगे आएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, कहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये दो फेजेस होते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस जहाँ डिजीज़ हुई नहीं है अभी, है ना, और पैथोजेनेसिस जहाँ डिजीज़ हो गई है। ठीक है, तो प्री पैथोजेनेसिस जो फेज होता है, ठीक है, बेसिकली क्या है, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं इसको। आइडियली तो हमें कोहर्ट स्टडी से करना चाहिए। कोहर्ट स्टडी मतलब फॉरवर्डेड स्टडी, मतलब कि रिस्क फैक्टर है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इंडिविजुअल को, ग्रुप को, कि इसमें डिजीज़ हुई या नहीं। बहुत कॉस्टली, मतलब बहुत ही कॉस्टली होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो मोस्टली जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ेज हैं ये हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ से इनको हमने इस्टेब्लिश किया है। और जो बेसिकली फिजिशियन देखते हैं, क्लिनिशियन देखते हैं अपनी ओपीडी में, वो पैथोजेनेसिस वाला फेज होता है। ठीक है, अब आते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज में।
इसमें रेड लाइन है, ये डिस्टिंग्विश कर रही है प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस फेज को, ठीक है. नाउ कम्स टू द प्री पैथोजेनेसिस फेज. इट इज पीरियड बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज. ड्यूरिंग दिस फेज इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस अमंग द थ्री कंपोनेंट एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. या मॉडर्न कंडीशन से अगर हम देखें तो कॉजेटिव फैक्टर्स है ना, और इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी या एनवायरनमेंट में जो और अदर फैक्टर हैं. तो एज लॉन्ग एज देर इज इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम है तब तक डिजीज नहीं होगी. जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. इन अदर वर्ड, पोटेंशियली वी आर ऑल इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है. हमारे चारों तरफ एजेंट्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट भी है और हम होस्ट हैं, ठीक है. तो किसी को भी डिजीज हो सकती है, ठीक है. कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो हम क्या बोलते हैं इसको? द सिचुएशन इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड एज मैन इन द मिड्स ऑफ डिजीज. Now comes to the pathogenesis phase. Pathogenesis phase, it start when the causative agent enters the host body, irrespective of route. किसी भी रूट से वो एंट्री करे, goes to the site of election, जहाँ उसने जाना है, lodges there, gets adopted, मल्टीप्लाई करता है, reaches an optimum number. जब मल्टीप्लाई करता है, ब्लड में पहुँचता है, तो उस कंडीशन में क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. इट डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है. इट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड एंड रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स. जैसे ही उसने मल्टीप्लाई किया, एक ऑप्टिमम नंबर उसका आ गया, तो वहाँ पे वो साइन एंड सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं. आफ्टर द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल फीचर, द फाइनल आउटकम ऑफ डिजीज, इट मे बी टोटल रिकवरी, क्रोनिसिटी, डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. अब अगर हम देखें इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो डिजीज़ एजेंट जहाँ उसने इन्वेजन किया होस्ट बॉडी में, वहाँ से लेके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम तक की जो ड्यूरेशन होती है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड की जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करती है डोज ऑफ इनोकुलम, साइट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म. उसका इम्यूनिटी कितनी है, ठीक है. इसीलिए इंक्यूबेशन पीरियड एक रेंज में होता है, एक फिक्स नहीं होता है. यहाँ पे देखो, अगर जहाँ पे एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जहाँ साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, इस लाइन से नीचे वाली कंडीशन होती है सब क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है, सब क्लिनिकल स्टेट. उससे ऊपर होता है क्लिनिकल स्टेट, तो इसे बोलते हैं क्लिनिकल हॉरिजॉन, ठीक है. तो सब क्लिनिकल स्टेट में क्या होता है, वो इंक्यूबेशन पीरियड में है. सब क्लिनिकल स्टेट में साइन एंड सिम्टम नहीं आए हैं, अभी होस्ट को नहीं पता उसे डिजीज़ हुई या नहीं हुई है, लेकिन उस कंडीशन में भी वो डिजीज़ को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है. तो वो सब क्लिनिकल स्टेट में भी स्प्रेड कर सकता है, उसे कैरियर बोलते हैं. कैरियर, बेसिकली कैरियर क्या है? कैरियर क्या है? कैरियर में साइन एंड सिम्टम नहीं है लेकिन डिजीज़ स्प्रेड कर सकते हैं, तो एक सब क्लिनिकल स्टेट भी कैरियर हो सकती है. या क्लिनिकल कंडीशन में जब हमने ट्रीटमेंट दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से क्या हुआ, उसकी इम्यूनिटी ने क्या हुआ, प्रॉपर अभी एजेंट जो है, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है, वो पूरी तरह किल नहीं हुआ है, ठीक है, बॉडी में है, लेकिन साइन एंड सिम्टम उसके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है. तो वो स्प्रेड कर रहा है डिजीज़. तो कैरियर जो है, कैरियर इज डिफाइंड एज एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल that harbor a specific infectious agent in the absence of apparent clinical disease और serves as a potential source of infection for other. मतलब वो डिजीज़ तो स्प्रेड कर रहा है. फीचर्स क्या होते हैं कैरियर के? स्पेसिफिक माइक्रोब्स या स्पेसिफिक एजेंट है बॉडी में, ठीक है, साइन एंड सिम्टम है नहीं, ठीक है. शेडिंग, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शेड कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया दूसरे के लिए. अब इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे इंक्यूबेटरी कैरियर्स कौन हो गए, जो सब क्लिनिकल स्टेट में. कॉन्वलसेंट या हेल्दी, ठीक है. कॉन्वलसेंट में क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम तो उसके कम हो गए, लेकिन डिजीज एजेंट है बॉडी में, ठीक है, जैसे कि उसने पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं लिया, ठीक है. तो हेल्दी इंडिविजुअल में भी हो सकता है, साइन एंड सिम्टम उसके सबसाइड हो गए, या वही बात है, पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है, ठीक है. ड्यूरेशन में टेम्परेरी और क्रॉनिक. टेम्परेरी जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, क्रॉनिक जो लंबे समय तक, जैसे टाइफाइड में होता है, टाइफाइड मैरी सबने सुना होगा. इसमें बेसिकली क्या होता है, 6 मंथ या 6 मंथ से अगर ज़्यादा वो कैरियर है तो उसे क्रॉनिक कैरियर बोल देते हैं. अब पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है, यूरिनरी कैरियर हो सकता है जो यूरिन से सिक्रेट कर रहा है, इंटेस्टाइनल कैरियर हो सकता है जो फीसेस से सिक्रेट कर रहा है, ठीक है. रेस्पिरेटरी कैरियर हो सकता है जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू एनवायरनमेंट में डाल रहा है माइक्रोब्स, है ना. नाउ कम्स टू द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़. जैसे सनलाइट होती है, विबग्योर सब ने याद किया होगा, है ना. एक एंड से शुरू होते हैं कलर्स और दूसरे एंड पे जाते हैं, लेकिन एक डिस्टिंग्विश ये नहीं होता कि यहाँ पे ये कलर ख़त्म हो गया, ये दूसरा शुरू हो गया, ठीक है. इसी तरह डिजीज़ की भी स्पेक्ट्रम होती है. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़. एट द एंड, वन एंड डिजीज स्पेक्ट्रम इज सब क्लिनिकल, दूसरे एंड पे क्या हुआ, फेटल हो गया, ठीक है. मिडिल में क्या हो गया, डिफरेंट सीवियरिटी हो गई, जैसे माइल्ड टू
माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये डिफरेंट सीवियरिटी हो गई, ठीक है। इसमें एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट कट ऑफ नहीं होता कहीं भी। द स्पेक्ट्रम बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इम्यूनिटी, कितनी इम्यूनिटी है उसके अंदर। डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन इंटरप्ट द डिजीज एट डिफरेंट इवेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन मेरा प्रेजेंटेशन है, उसमें डिफरेंट लेवल पे हमने बताया है कि प्राइमोडियल लेवल, प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है, जहाँ रिस्क फैक्टर को हमने इमर्ज ही नहीं होने देना, चाइल्डहुड में ही हमने अवेयरनेस कर देनी है कि भाई ये बैड हैबिट्स हैं, इससे आपको बच के रहना है ना, बच्चों को हम एजुकेट करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन ये प्री पैथोजेनेसिस फेज में है, प्राइमोडियल और प्राइमरी। प्राइमरी में हमने डिजीज़ होने से बचाना है, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन जहाँ डिजीज़ तो हो गई है लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज में है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं गई, तो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने हैं। टर्शरी प्रिवेंशन में डिजीज़ थोड़ी सी एडवांस हो गई तो हमने रिहेबिलिटेट करना है उस बंदे को, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल है, इसके लिए अलग प्रेजेंटेशन है। नाउ आइसबर्ग फिनोमेनन ऑफ डिजीज़। अब अगर हम एक बर्फ़ को पानी में डाल दें तो वो उसका छोटा सा हमें ऊपर दिखाई देगा पीस और बाकी सबमर्ज्ड पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं आइसबर्ग फिनोमेनन। तो इसी तरह डिजीज़ है कम्युनिटी में, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं, जो क्लिनिशियंस देख रहे हैं, वो जो साइन एंड सिम्टम के साथ आ रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। वो छोटा सा टिप है, बहुत सारा उसका बहुत सारा जो नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेस कह लो, ठीक है, वो सबमर्ज्ड है, ठीक है। द विजिबल टिप इज कंपेयर टू द क्लिनिकल केसेस विच इज फिजिशियन सीन इन द कम्युनिटी। मेजर हिडन सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइज करस्पॉन्ड टू द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज सच एज एसिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड केसेज एंड कैरियर इन द कम्युनिटी विच आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टेंट प्रिवलेंस, क्योंकि उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करने होते हैं कम्युनिटी लेवल पे, जिससे हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। These are the references and thank you.